अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर में सिंग साउंड को पढ़ने वाले हैं। या साउंड को हम देख कैसे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लिसन टू अ म्यूजिकल साउंड, a musical song on a radio, we can distinguish between the notes of various instruments such as recorder and a violin being played in the song. क्लियर ना? तो अगर जो है वो मिसाल के तौर पर मैं ये जो लड़की वायलिन, ये जो गर्ल यहाँ पर वायलिन बजा रही है, ये वायलिन के साथ जो वायलिन के साथ जो वो प्ले कर रही है, मैं इसे देख भी नहीं रहा, लेकिन मेरे कानों तक इसकी सेंसेशंस पहुँच रही हैं, तो मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि वायलिन का जो है वो साउंड कौन सा है, और ये जो रिकॉर्डर या जो गर्ल जो है वो कोई भी सॉन्ग वगैरह गा रही होगी, तो वो मतलब कि इन दोनों वॉइसेस के बीच में, इन दोनों साउंड्स के बीच में मैं इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकता हूँ। ये होता क्यों है? ये जो क्वालिटी ऑफ नोट्स में जो वेरिएशंस आती हैं, जाहिर सी बात है वायलिन के अंदर के जो नोट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, रिकॉर्डर की जो है वो रिकॉर्डर के वर्ड्स नोट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो इनके जो है वो इन्हीं वेरिएशंस की, जो क्वालिटी ऑफ नोट्स की जो वेरिएशंस हैं, इनकी वजह से हम जो है वो डिस्टिंग्विश जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब मिक्सचर, अब अच्छा नोट्स क्या है? ये नोट्स वो नोट्स नहीं है जिनमें से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समझते हैं या याद करते हैं। ये नोट्स जो है वो नोट्स ऑफ साउंड है। तो नोट्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का जो मिक्सचर होता है, इसे हम कहते हैं नोट कहते हैं। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी क्या है, लास्ट के लेक्चर्स में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके से अगर साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की जो सेम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उसे हम टोन कहते हैं। क्लियर? द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द वायलिन, ओबो एंड फ्रेंच हॉर्न, इन तीनों के जो वेव फॉर्म्स हैं वो, ये देखें, ये वायलिन आ गया हमारे पास, ये ओबो आ गया, ये भी एक किस्म की बांसुरी ही होती है हमारे पास। तीसरा जगह फ्रेंच हॉर्न हो गया। अब अगर इनके हम वेव फॉर्म्स देखेंगे तो आप देखेंगे इनके वेव फॉर्म्स में, हम तीनों के वेव फॉर्म्स में देखेंगे डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम वायलिन का देख रहे हैं तो ये ए जो है, फिगर ए जो है वो वायलिन को शो कर रही है। क्लियर? और फिगर बी जो है वो हमारे पास ओबो को, और फिगर सी का जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास फ्रेंच हॉर्न को जो है वो शो कर रही है। तो आप देखेंगे इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो तीनों ही फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर हम इंडिविजुअली भी बात करें तो आप देखेंगे जो है वो वायलिन की फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, ओबो की अलग हैं, और फ्रेंच हॉर्न्स की अलग हैं। इन्हीं जो है वो डिफरेंशिएट्स, इन्हीं जो डिफरेंस की वजह से, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, इन्हीं वजह से जो है वो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते हैं साउंड को कि किसका साउंड क्या होगा, अगर हमने वो साउंड्स पहले सुन रखे हैं तो। नाउ क्वेश्चन इज डेट कि ये वेव फॉर्म्स हम देखते कहाँ पर हैं? ठीक है ना? ये वेव फॉर्म्स हम देखते कहाँ हैं, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेंगे इफ द लाउडनेस एंड द पिच ऑफ दीज थ्री साउंड्स आर द सेम, देन हाउ देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट। अगर इनकी लाउडनेस और पिच तीनों साउंड्स की सेम है तो वेव फॉर्म्स डिफरेंट कैसे हैं? आप देख रहे हैं फिगर में कि तीनों की वेव फॉर्म्स हमें डिफरेंट मिल रही हैं। हाउ दे, हाउ डू दियर क्वालिटीज डिफर, इनकी क्वालिटीज में किस तरीके से डिफरेंस आया? हाउ कैन दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं? मोस्ट ऑफ द साउंड, ये क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी हम दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द साउंड लाइक अवर वॉइस, tripping of birds and notes from the different musical instruments produce varying waveforms। अच्छा, हर किसी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमारी वॉइस है तो उसका वेव फॉर्म अलग आएगा, ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स है तो उनका वेव फॉर्म्स अलग आएगा। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने देखेंगे, तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के देखे तो तीनों के वेव फॉर्म्स जो है वो हमें मुख्तलिफ मिले। ये क्यों होते हैं? दीज वेव फॉर्म्स आर प्रोड्यूस बाय ब्लेंडिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज।
कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में जो ब्लेंडिंग होती है उनकी वजह से जो है वो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ये डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स हमें जो है वो मिलते हैं। अच्छा, ये जो वेव फॉर्म्स मिलते हैं ये एक ऐसी ग्राफ डिस्पेलिंग डिवाइस के ऊपर मिलते हैं जिसे हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ठीक है ना। द ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली अ ग्राफ डिस्प्लेइंग डिवाइस दैट ड्रॉज अ ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। The vertical y-axis represents voltage and the horizontal x represents time. The intensity or brightness of the display is sometimes called z-axis. अब क्या आपको ये बात समझ में आई होगी? ऑसिलोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम वेव फॉर्म्स को जो है वो देख सकते हैं। अब वो वेव फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की भी जो है वो हो सकती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम इन वेव फॉर्म्स को देखते हैं, साउंड के भी वेव फॉर्म्स हैं। जो भी वेव फॉर्म्स हम अगर देखते हैं तो वो हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर देखते हैं। अच्छा, ऑसिलोस्कोप के भी दो टाइप्स होते हैं, एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, दूसरा डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स होता है। तो अभी तक हम जो है वो कैथोड रे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में हम जाएँ या जो है वो किसी अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिजिटल ऑसिलोस्कोप देखने और वहाँ से रीडिंग लेने का भी मौका मिलता है। तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये हम कहाँ पर देखते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड पर। म्यूजिकल साउंड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? म्यूजिकल साउंड और नॉइस, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूजिकल साउंड क्या है और नॉइस क्या है। देखेंगे, म्यूजिकल साउंड वो साउंड होता है विच प्रोड्यूसेस अ प्लेजेंट सेंसेशन अपॉन द एयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। वो साउंड जो कि प्लेजेंट सेंसेशन एयर के ऊपर डाले तो ऐसे साउंड को जो है वो हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। इट हैज डेफिनेट शेप, फ्रीक्वेंसी caused by the regular and periodic vibrations। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डेफिनेट शेप के अंदर होती है, जो कि क्या कॉज करती है, जो कि रेगुलर एंड पैरोडिक वाइब्रेशंस कॉज करती है। और जिस म्यूजिक की रेगुलर और पैरोडिक वाइब्रेशंस होंगी वो हमारे कानों के ऊपर प्लेजेंट सेंसेशन जो है वो डालेगा और फिर हम उस साउंड को म्यूजिकल साउंड कहें। जैसे कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वायलिन, फ्लूट, ट्यूनिंग फॉक्स, इनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास म्यूजिकल साउंड के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब क्या है हमारे पास नॉइज। अब नॉइज क्या है? नॉइज इज द हार्श अनप्लेजेंट साउंड, इट हैज नो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, it is a discontinuous sound produced by a sort of confused, sharp and irregular vibration in a medium। जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर है उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ पर लेके चलूँ तो आप सब्ज़ी मंडी या सब्ज़ी बाज़ार तो जो है वो ज़रूर गए होंगे, या जो है वो किसी ट्रैफिक में तो ज़रूर आप ज़िंदगी में एक बार तो फंसे ज़रूर होंगे। तो वहाँ पर टमाटर वाला भी आ रहा होता है, बिरयानी वाला भी आ रहा होता है, और मतलब कि प्याज, मटर, ये वो थैले आ रहे होते हैं जो कि मतलब कि अनप्लेजेंट साउंड जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। गाड़ियों का हॉर्न और ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और डेफिनेट शेप नहीं होती तो ये रेगुलर और पैरोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो हमारे कानों के ऊपर जो साउंड पड़ता है वो हार्श और अनप्लेजेंट साउंड होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जब वो बड़ा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, बड़ा शोर क्रिएट हो रहा है। अगर बुक के डेफिनेशन, बुक के एग्जांपल्स अगर हम लें तो साउंड प्रोड्यूस बाय अ गन शॉट, क्रैकर बॉम्ब काइंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये जो गन शॉट के थ्रू जो वो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्रैकर बॉम्ब से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये हमारे लिए काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉइज़ में है। आप देखें यहाँ पर कि मैंने एक ग्राफ भी यहाँ पर आपको शो किया है जिसमें हम म्यूज़िक को जब हम देख रहे हैं तो म्यूज़िक की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डेफिनेट शेप के अंदर है। क्लियर हो रही है बात? तो डेफिनेट शेप के अंदर है तो वाइब्रेशन जो है वो पेरियोडिक वाइब्रेशंस और रेगुलर वाइब्रेशंस होंगी। लेकिन अगर हम नॉइज़ के अंदर देखें तो डेफिनेट शेप की जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं है,
यानी कि इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, और इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज जब रेगुलर और पेरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करती, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर नॉइस क्रिएट हो रहा है। तो ये तो हमारे पास था नॉइस। अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड पर, कि म्यूजिकल साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देयर आर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड्स विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो हमारे पास है लाउडनेस, फिर पिच, फिर क्वालिटी और टिम्बर। 3 चीज़ें हैं जो कि म्यूजिकल साउंड के करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाउडनेस। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। क्लियर? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव पर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि हम एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम एक अभी वेव फॉर्म ड्रॉ करने वाले हैं इस तरीके से। हमें पता है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर? और दूसरा जो है वो हमने वेव फॉर्म यहीं से लिया है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हमने कम रखा है। क्लियर हो रही है बात? तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ा कि लाउडनेस डिपेंड किस पर करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स पर। यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी उसी की ज़्यादा होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउडनेस उसकी कम होगी। जैसे यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट जो वेव फॉर्म हमने ड्रॉ किया वो एम्पलीट्यूड में ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले की। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट में जो लाउडनेस प्रोड्यूस हुई होगी वो ग्रेटर अमाउंट में प्रोड्यूस हुई होगी, और जो सेकंड में लाउडनेस प्रोड्यूस हुई होगी वो लेजर अमाउंट में प्रोड्यूस हुई होगी। तो यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड का भी डेफिनेशन लिख दिया है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ऑप्शन के क्लियर होगा, हमने पीछे भी इसको काफ़ी मरतबा डिस्कस किया है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ और फिर साउंड के अंदर भी। तो लाउडनेस, एक्चुअल में लाउडनेस की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड। ये साउंड एनर्जी का मेजर है जो कि एयर पर रीच कर रही है पर सेकेंड के अंदर। क्लियर? यानी कि कितनी साउंड एनर्जी पर सेकेंड पर जो है वो कानों तक पहुंच रही है, उसका जो मेजर है वो हमें क्या बताता है, लाउडनेस बताता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ग्रेटर इज द एनर्जी, लाउडर द साउंड। हम डिस्कस किया अभी वेव फॉर्म्स के फॉर्मेट में। शॉर्टर इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द एनर्जी, सॉफ्ट इज द साउंड। लाउडनेस को हम मेजर जो है वो मेजर्ड जो है वो हम करते हैं डेसिबल्स के अंदर। अब जो वो फैक्टर्स ऑन विच साउंड डिपेंड्स, ठीक है ना, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिस पर साउंड डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वेव्स। ठीक है ना, जो साउंड प्रोड्यूसिंग वेव्स होती हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, तो लाउडनेस उसके स्क्वायर से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस एम्पलीट्यूड को, ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर है इसको रखते हैं 2 पर, ठीक है ना, ये 2 पर है, तो लाउडनेस कितनी इंक्रीज होगी, इस 2 के स्क्वायर पर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर ये एम्पलीट्यूड 3 होता तो लाउडनेस 9 टाइम्स इंक्रीज होती। अगर ये एम्पलीट्यूड 4 होता तो लाउडनेस 16 टाइम्स इंक्रीज होनी थी। तो इस तरीके से जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वेव। डिस्टेंस ऑफ अ सोर्स, अच्छा अब डिस्टेंस ऑफ द सोर्स से किस तरीके से, जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उससे डिस्टेंस पर लाउडनेस किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। So the smaller is the distance, the louder is the sound. जो लाउडर साउंड की जो लाउडनेस होती है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके स्क्वायर पर लाउडनेस कम होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात की है। फॉर सपोज अगर सोर्स से जब वो डिस्टेंस 2 मीटर है तो लाउडनेस 4 टाइम्स कम होगी, और अगर जो है वो डिस्टेंस 3 मीटर है तो लाउडनेस 9 टाइम्स कम होगी। तो डिस्टेंस जितना कम होगा लाउडर उतना ही उसका साउंड होगा। थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपने देखा होगा कि जब हम खाली किसी रूम के अंदर जाते हैं तो हमारी ही आवाज़ वहाँ पर जो है वो इको कर रही होती है, गूंज रही होती है, जस्ट बिकॉज के वहाँ पर जो एरिया होता है वो एरिया बहुत ज़्यादा होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के हवाले से, तो जो है वो लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम ऐसे रूम के अंदर जाएं जहाँ पर फर्नीचर वगैरह रखा हुआ हो तो वहाँ पर एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी कम हो जाएगा, और एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी कम तो विच मीन्स का लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, लाउडनेस भी कम हो जाएगी। फिर नंबर 4 है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ विंड। देखेंगे जिस डायरेक्शन में विंड होगी अगर उसी डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा तो साउंड और की जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर? इसी तरीके से जो साउंड को अगर अगेंस्ट द विंड जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे या प्रोड्यूस हो रहा होता है तो फेंट साउंड जो है वो हमारे पास सुनाई देता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, वैसे तो काफ़ी सारे दूसरे रीजंस भी हैं, लेकिन हम एक रीज़न ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि सर्दियों के टाइम पीरियड के अंदर हम ट्रेन की आवाज़ अपने घरों पर जो है वो सुन रहे होते हैं, अगर हम बाहर चैन में या छत पर बैठे हुए हों तो। सिमिलर वे में फिर उसी तरीके से सर्दियों गर्मियों के अंदर हम वो साउंड जो है वो नहीं सुन पा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज के ये जो विंड की डायरेक्शंस हैं वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर। पांचवा है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है? The loudness of sound also depends upon the density of the medium through which the sound is traveling. Thus, the larger the density, the louder is the sound. If the density is less, faint sound is heard. ठीक है ना? तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर भी, तो जिसमें जो है वो साउंड ट्रेवल कर रहा है। अब जो है वो अगर साउंड डेंसिटी लार्जर होगी तो साउंड भी जो है वो लाउडर होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो साउंड भी जो है वो फेंट जो है वो साउंड सुनाई दिया जाएगा। क्लियर? तो आप मुझे जो है वो आपका यही है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन से जो है वो मीडियम्स हैं जिनमें साउंड एक जैसे मीडियम लेने, लेकिन एक साइड पर वो डेंसर लेना है, दूसरे साइड पर लेस डेंसर लेना है, और ये बताना है कि कौन से मीडियम में से जो है वो साउंड कितना ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाते हैं, डेट इज व्हाट पिच। ये वो पिच नहीं है जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी साउंड के अंदर इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ साउंड डेट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ श्रिल एंड अ प्लेट साउंड। श्रिल कहते हैं वो एज लाइक जैसे वुमेन्स की जो वॉइस होती है वो वॉइस जो है वो श्रिल होती है, ठीक है ना? अब ये डिस्टिंग्विश करना है कि श्रिल और फ्लैट साउंड के अंदर, और वुमेन की जो साउंड होती है वो फ्रीक्वेंसी में भी कोई 120 हर्ट्ज से लेकर कोई 260 हर्ट्ज तक या इसके बीच में जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो लाउडनेस एंड पिच डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस एंड पिच जो है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी, और नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखें यहाँ पर कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो लाउडनेस और पिच जो है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर। इसी तरीके से या तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency, as like
यहाँ पर इसी सारे चीज़ को मैं कंक्लूड, इस सारे फिनोमिना को, इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं कंक्लूड इस वेव फॉर्म्स के थ्रू, वेव शेप्स के थ्रू आपको क्लियर। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो वेव डिस्टर्बेंस हैं। आप देखेंगे एक टाइम के अंदर, अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, जस्ट इसकी बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देखें कि एक खास टाइम के अंदर जो वेव्स हैं वो हमें, अगर हम एग्जैक्ट फिगर के अंदर लें तो दो वेव्स मिल रही हैं। क्लियर, हम ये हाफ वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दो वेव्स मिल रही हैं। इसी तरीके से फिर दूसरे पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो उसी पॉइंट तक हमें दो से ज़ायद वेव्स मिल रही हैं। यानी कि टाइम पीरियड एक है, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके नंबर्स में फ़र्क है। तो अगर यहाँ पर नंबर्स कम है तो हम कह रहे हैं कि ये जो साउंड क्रिएट होगा वो लो पिच साउंड होगा। क्लियर। और यहाँ पर यानी कि ये जो साउंड होगा वो फ्लैट साउंड होगा। और यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो हम कह रहे हैं कि ये जो वेव है वो हाई पिच साउंड क्रिएट कर रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट वन वेव फॉर्म। क्लियर। तो ये जो वॉइस क्रिएट होगी, ये जो नीचे जिसकी डिस्टर्बेंस, जिसकी वेव फॉर्म्स जब वो ज़्यादा हैं उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो ये जो साउंड होगा, ये साउंड हमारे पास कौन सा साउंड होगा, ये साउंड हमारे पास थ्रिल साउंड होगा। तो ये जो है वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हम पिच के बिहाफ पर कर सकते हैं, श्रिल एंड फ्लैट साउंड को किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं क्वालिटी और टिम्बर के ऊपर। तो क्वालिटी और टिम्बर हमारे पास क्या है, लेकिन द टिम्बर और क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक with which we can differentiate between different sounds even they have same pitch and amplitude। क्वालिटी और टिम्बर ये वो करेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसमें हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिनकी पिच भी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो। आई बात समझ में। यानी कि एक दो पर्सन हम ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉय ले लेते हैं और एक गर्ल ले लेते हैं, और सेम टाइम पीरियड के अंदर वो सेम ही सॉन्ग को जो है वो संग कर रहे हैं, या सेम ही सॉन्ग को जब वो सिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो अब उनकी पिच भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि फ्लैट साउंड कौन सा होगा और फिल साउंड कौन सा होगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएट है, या यूं कह लें कि इसको और आसान लफ्जों में हम डिफाइन करना चाहें तो पिच भी अगर हम सेम रख रहे हैं, क्लियर, यानी कि दोनों ही श्रिल साउंड्स हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज कौन सा साउंड अच्छा है, वो जो करेक्टरिस्टिक है उस करेक्टरिस्टिक को हम जो है वो टिम्बर कहते हैं या क्वालिटी कहते हैं। ऑल्सो क्या आपको बात समझ में आई होगी। द रिचनेस और टिम्बर ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड द क्वालिटी। ऑब्वियस हम डिस्कस किया अभी। Sound with the same pitch and loudness can be distinguished based on the quality। साउंड जिसका सेम पिच और लाउडनेस हो उसको डिस्टिंग्विश किस पर कर सकते हैं हम, बेस्ड ऑन क्वालिटी पर कर सकते हैं। म्यूजिक इज प्लेजेंट टू द एयर वाइल्स एयर नॉइज इज नॉट। म्यूजिक जो है वो प्लेजेंट होता है एयर पर, और जबकि नॉइज जो है वो नहीं होता प्लेजेंट, अनप्लेजेंट होता है। बट दे बोथ कैन हैव द सेम लाउडनेस एंड पिच, लेकिन इन दोनों की सेम लाउडनेस और पिच हो सकती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट पासिस थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक एरिया ले लेता हूँ तो इसमें से कितनी इंटेंसिटी से साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो हमें क्या बताएगी, वो इस साउंड की इंटेंसिटी बताएगी। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट पासिस थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ सेकंड, इन पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। और द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस
held normal to the direction of a propagation of a sound in unit time is called। अब देखेंगे साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स तो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, और एरिया हमने इसके नॉर्मल रखा है। नॉर्मल से मुराद कि दोनों के बीच में जो एंगल बने वो एंगल कितना हो, वो 90 का एंगल हो। जैसे कि अगर हमने एरिया को नॉर्मल रखा और साउंड वेव्स इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में जो वेव बनेगी और जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड के हवाले से बात हो जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, मैथमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम किस तरीके से रखते हैं कि आई से तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ई जो है वो साउंड एनर्जी है जो कि पास हो रही है किसी यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम के अंदर, तो E डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा। अब देखें कि एनर्जी का यूनिट हमने हमेशा पढ़ा है कि जो एनर्जी का यूनिट है वो हमारे पास होता है जूल, ठीक है ना, जूल अपॉन एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड टाइम का यूनिट, ठीक है ना। तो अब हमने ये भी पढ़ा है कि जूल अपॉन सेकंड वो हमारे पास बराबर हो जाता है वॉट के, वॉट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जूल अपॉन सेकंड की जगह पर वॉट आ जाएगा और जो है वो अपॉन में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक जो है वो बात समझ में आ गई होगी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है वो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर किस तरीके से है। The SI unit of intensity which includes sound intensity is the watt per square meter। अब हम आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। The what characteristics determines the quality of the sound, ठीक है ना, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड को। The quality or timbre of the sound is that characteristic which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch and the loudness। The sound which is more pleasant is said to be of a rich quality। और sound may be generally characterized by pitch, loudness and quality। Sound quality or timbre describe those characteristics of sounds which allow the ear to distinguish sounds which have the same pitch and loudness। Timbre is then a general term for the distinguishable characteristics of a tone। सारी चीज़ें हमने बड़े ही डिटेल के साथ हमने डिस्कस की हैं, तो होप्स हो कि आपको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं हो रही होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ टू साउंड्स फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द लाउडनेस कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड्स। क्या हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? यस। Quality or timbre is a characteristic of a sound which enable us to distinguish between the sounds of a same loudness or pitch। तो होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई बात जो अब तक आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।